नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है हाइड्रोसेफलस। हाइड्रोसेफलस है क्या? सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। हाइड्रोसेफलस इज़ अ मेडिकल कंडीशन इन विच देयर इज़ एन abnormal accumulation of the CSF in the ventricles or cavities of the brain. This may cause an enlargement in the head, convulsions, tunnel vision, and mental disability. Hydrocephalus can also cause death. The name derives from the Greek word hydro meaning water and cephalus meaning head. हाइड्रोसेफलस सिंपली सीएसएफ का इंक्रीज कर जाना होता है। अब ये सीएसएफ इंक्रीज किस वजह से होता है? या तो ये नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा बन रहा होगा या फिर इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होगी। अब ये फ्लूइड या तो वेंट्रिकल्स में होगा एक्स्ट्रा फ्लूइड, या ब्रेन की डिफरेंट कैविटीज़ में भी हो सकता है। इसकी वजह से क्या क्या होगा? हेडेक हो सकता है, कन्वर्जन, टनल विजन की उसकी जो पेरिफेरल विजन है वो लॉस्ट हो जाती है, सेंट्रल विजन बच्चे की रहेगी, मेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है। हाइड्रोसेफलस वो ग्रीक वर्ड है जिसका हाइड्रो मीन वाटर और केफेलिस मीनिंग हेड होता है, मतलब वाटर इन हेड। नेक्स्ट हम देखेंगे काज। द काज ऑफ दिस डिजीज इज फ्रॉम impaired CSF and overproduction of CSF. It transmitted by genetics. In infants with hydrocephalus, the CSF builds in the central nervous system, causing the soft spot of the child head to bulge and grow larger than expected. इसमें वो रीज़न वही होती है, या तो ओवर प्रोडक्शन हो रही है या फिर नॉर्मल प्रोडक्शन है लेकिन आगे एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, उसकी फ़्लो में कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। तो इसमें होगा क्या? प्रेशर ब्रेन के अंदर जनरेट होगा। प्रेशर जनरेट होने की वजह से जो स्कल है, स्पेशली जो सॉफ्ट स्पॉट होता है हेड पे, वो बल्ज आउट कर जाएगा। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं, जो ऊपर वाली पिक्चर है उसमें नॉर्मल ब्रेन और नॉर्मल वेंट्रिकल्स हमें नज़र आ रहे हैं, और इसी को अगर हम कंपेयर करें हाइड्रोसेफलस ब्रेन और हाइड्रोसेफलस वेंट्रिकल्स के साथ, तो वेंट्रिकल्स भी हमें एनलार्ज मिल रहे हैं और जो हमारे पास हाइड्रोसेफलस ब्रेन है वो भी एनलार्ज है। How the condition affect the CNS. The CSF fluid of the hydrocephalus pushes the brain up against the skull and damage the brain tissues. It can injure the brain permanently and can cause mental and physical developmental issues. It usually very fatal. ये वही चीज़ हो गई। अब वेंट्रिकल्स के अंदर ब्रेन का प्रेशर ज़्यादा, सीएसएफ का प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, बाहर क्या है हमारी बोनी स्कल होती है, तो इन दोनों के दरमियान वेंट्रिकल्स अंदर फ्लूइड का प्रेशर है और बाहर क्या है हार्ड सरफेस बोन है, उनके दरमियान जो ब्रेन है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, मतलब वो प्रेस होगा अगेंस्ट स्कल, जिसकी वजह से ब्रेन इंजरीज़ होंगी और यही इंजरीज़ आगे लीड करेंगी डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ को, फिज़िकल एबनॉर्मेलिटीज़ को, और अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये फैटल भी हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोसेफलस। ऑब्स्ट्रक्टिव या फिर इसे हम नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस भी कहते हैं। रीज़न क्या होती है कि ऑब्स्ट्रक्शन विद इन दी वेंट्रिकुलर सिस्टम, मतलब उसके फ्लो में वो जो चैनल पाथवेज का होता है उसमें कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। कोई हीमाटोमा बन सकता है, कोई सिस्ट फॉर्मेशन हो सकती है, कोई ब्रेन इंजरी हो सकती है, ब्लीडिंग वगैरह कुछ भी, तो ये चीज़ लीड करेगी ऑब्स्ट्रक्शन को। सेकेंड टाइप है इसकी नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, जिसे हम कम्युनिकेटिंग भी कहते हैं। इसमें होगा क्या? मेल फंक्शनिंग ऑफ द एरेक्नाइड वेलाई। एरेक्नाइड वेलाई हमारे पास वही ब्रेन का ही पार्ट है जिससे सीएसएफ बन रहा होता है, उनकी मेल फंक्शनिंग की वजह से ओवर प्रोडक्शन हो सकती है सीएसएफ की, या फिर उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं होगी। ये वही हमारे पास टाइप्स आ गई हाइड्रोसेफलस की। प्राइमरी हाइड्रोसेफलस है और एक्वायर्ड होता है। प्राइमरी में जो है कॉन्जेनिटल आ जाते हैं हमारे पास, डेवलपमेंटल है और जेनेटिक है। एक्वायर्ड में हमारे पास हैमरेज है, कोई इन्फेक्शन अगर हुआ है, या फिर नियोप्लाज्म। नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन जो कि हमने पहले भी देखी है, कम्युनिकेटिंग और नॉन कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग इज आल्सो कॉल्ड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलस एंड नॉन कम्युनिकेटिंग इज आल्सो नोन एज ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलस। इसके अब हम ट्रीटमेंट ऑप्शन अगर हम देखें तो जो कम्युनिकेटिंग वाला होता है जिसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती, उसमें मोस्टली हम शंट के थ्रू उसमें ट्रीट कर रहे होते हैं। शंट क्या होती है? इसमें हम एक कैथेटर पास करते हैं वेंट्रिकल में या ब्रेन की कैविटी में, उसके बाहर एक वेल्व लगा हुआ होता है और उसका जो दूसरा एंड होता है वो हम या तो
हार्ट चैम्बर में इंसर्ट कर सकते हैं, लंग फील्ड में कर सकते हैं, या फिर पेरिटोनियम में भी कर सकते हैं। और सेकंड अगर हम देखें, जो हमारे पास नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव था, तो सॉरी ऑब्स्ट्रक्टिव या फिर जो नॉन कम्युनिकेटिंग था, उसके हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, ईटीवी या फिर सीपीसी। अब ईटीवी क्या है, हमारे पास एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टमी है, ये मिनिमली इन्वेसिव मेथड है। और सेकंड ऑप्शन जो इसका है वो है सीपीसी। सीपीसी स्टैंड्स फॉर कोराइड प्लेक्सिस कटराइजेशन। इसमें हम कोराइड प्लेक्सिस को ही रिड्यूस करते हैं ताकि उसकी ओवर प्रोडक्शन या जो मेल फंक्शनिंग हो रही है वो सेटल डाउन हो सके। ठीक है, ये हमारे पास वही नॉन कम्युनिकेटिंग और ऑब्स्ट्रक्टिव के दो ऑप्शंस हो गए, ट्रीटमेंट ऑप्शंस, ईटीवी, एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टमी, और सीपीसी कोराइड प्लेक्सिस कटराइजेशन। अब टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास। टाइप्स ऑफ हाइड्रोसेफलस इंक्लूड कॉन्जेनिटल हाइड्रोसेफलस, नाम से पता चल रहा है जो एट द टाइम ऑफ बर्थ प्रेजेंट होगा। कॉन्जेनिटल हाइड्रोसेफलस में बी कास्ड by physical problems with how CSF flows or is made or absorbed by infection or trauma during the fetal development or by the teratogens। teratogens वही डिफरेंट हमारे पास सब्सटेंसेस होती हैं जो कि फीटल डेवलपमेंट को चेंज कर सकते हैं, एबनॉर्मेलिटीज़ की तरफ लीड कर सकते हैं, किसी डिफेक्ट की तरफ लीड कर सकते हैं। इट मे बी लिंक्ड विद अदर बर्थ डिफेक्ट्स दैट इफेक्ट स्पाइन। जैसे स्पाइन का अगर हम बर्थ डिफेक्ट देखें तो स्पाइना बाइफिडा होता है, और फिर फर्दर उसकी टाइप्स कोई भी हो सकती है, कल्टा या सिस्टिका। सेकेंड टाइप है हमारे पास एक्वायर्ड हाइड्रोसेफलस। जैसे हमने पीछे देखा भी था, एक्वायर्ड में कोई ना कोई इन्फेक्शन है, कोई हेमरेज है जिसकी वजह से ये हो रहा था, विच डेवलप्स एट द टाइम ऑफ द बर्थ और द लेटर। ये एट द टाइम ऑफ बर्थ भी वो इंजरी हो सकती है या फिर बाद में। इट कैन बी कास्ड बाय इन्फेक्शन, जैसे मेनिंजाइटिस है, कोई ब्लीडिंग हुई है, कोई ब्रेन इंजरी है, या फिर कोई ट्यूमर है। थर्ड टाइप है हमारे पास नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस, जिसे एनपीएच भी कहते हैं, विच यूजुअली डेवलप्स इन पीपल हु आर एज 55 आर दी ओल्डर। ये एज रिलेटेड ही होता है, जेरिएट्रिक पॉपुलेशन में होता है एनपीएच। इट इज़ पोटेंशियली ट्रीटेबल काज ऑफ द डिमेंशिया। This type of hydrocephalus often occurs after the head trauma, infection, bleeding within the brain. लास्ट टाइप है हमारे पास एक्स वैक्यो हाइड्रोसेफलस। अब ये क्या है, विच अकर्स व्हेन देयर इज डैमेज टू द ब्रेन कास्ड बाय स्ट्रोक और द ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। एक्स वैक्यो हाइड्रोसेफलस मोस्टली स्ट्रोक के बाद होता है या फिर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के बाद। दिस टाइप ऑफ हाइड्रोसेफलस मे नॉट बी अ हेल्थ डेंजर फॉर सम पीपल। इन सम केस ट्रीटमेंट इज नॉट नीडेड। ये वही एनपीएच को हम देखेंगे, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस। इसके लिए जो निमोनिक है वैकी, वॉबली और वेट। वैकी फॉर वियर्ड, वियर्ड मीन मतलब डिमेंशिया होगा पेशेंट को, वॉबली वॉकिंग डिफ़िकल्टी उसे होगी, गेट डिस्टर्बेंस होगी, और वेट वाटर मतलब यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होगी। ये हमें ट्राई एड मिलता है एनपीएच में, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस में, जो हमने देखा था कि ये जीरियाट्रिक पॉपुलेशन में ज़्यादा कॉमन है। सिम्टम्स क्या मिलेंगे, अब ये एज के अकॉर्डिंग सिम्टम्स भी चेंज होते हैं। पहले हम सिम्टम्स देखेंगे चिल्ड्रन और इन्फेंट्स में। इनमें हमें क्या मिलेंगे, यूजुअली जो हेड साइज़ है वो लार्ज मिलता है, वॉमिटिंग होती है, स्लीपीनेस होगी, इरिटेबिलिटी है, डाउनवर्ड डेविएशन ऑफ द आइज, जिसे हम सन सेटिंग आइज भी कहते हैं, रोटेटिंग आर डाउनवर्ड विद स्क्लेरा विजिबल अबव द प्यूपल। आगे हम पिक्चर में भी देखेंगे इस इमेज को, सनसेट साइन को, और सीजर्स भी हो सकती हैं चिल्ड्रन और इन्फेंट्स को। ये वही चीज़ हो गई हमारे पास, बल्जिंग फंटेनेली हो गया, पेपिलोडिमा हो गया, वॉमिटिंग है, लिथार्जी होगा, बच्चा इरिटेबल होगा, और हेडिक होगा बच्चे को। ये हमारे पास सनसेट साइन हो गया, जिसमें हमें स्क्लेरा जो है वो एबव जो है अपर आईलिड और जो हमारे पास लेंस होता है उसके दरमियान से नज़र आ रहा होता है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। अब हम देखेंगे सिम्टम्स फॉर दी ओल्डर चिल्ड्रन या फिर एडल्ट में। इनमें ब्रीफ, श्रील, हाई पिच्ड क्राई होगी, चेंजेस इन पर्सनैलिटी, मेमोरी और दी एबिलिटी टू रीजन और थिंक, चेंज इन फेशियल अपीयरेंस एंड आई स्पेसिंग, क्रॉस आइज या फिर अनकंट्रोल्ड आई मूवमेंट्स होंगी, डिफ़िकल्टी फीडिंग होगी, एक्सेसिव स्लीपीनेस हो सकती है, हेडेक प्लस इरिटेबिलिटी, पुअर टेम्पर कंट्रोल हो जाता है इनका, लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जैसे हमने एनपीएच में भी देखा था, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन हो सकती है, ट्रबल वॉकिंग हो सकती है, गेट डिस्टर्बेंस,
मसल स्पास्टिसिटी और स्लो ग्रोथ होगी नॉर्मल से। अब ये वही हाइड्रोसेफलस के सिम्टम्स इन्फेंट्स वर्सेस एडल्ट्स। इन्फेंट्स में यूजुअली लार्ज हेड साइज होता है, वॉमिटिंग है, स्लीपीनेस है और इरिटेबिलिटी है। एडल्ट्स में जो मोस्ट कॉमन हमें सिम्टम्स मिल रहे होते हैं, लेथार्जी है, ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस है, मेमोरी लॉस है और माइल्ड डिमेंशिया है। और इसमें सेकंड अगर हम चिल्ड्रन और एडोलिसेंट को कंपेयर करें तो इनमें चिल्ड्रन में होती है ब्लड डबल विजन हो सकती है, बैलेंस्ड एंड गेट एबनॉर्मेलिटीज़, और एडोलिसेंट्स में इम्पेयर्ड कॉग्निटिव स्किल्स होंगी और माइल्ड डिमेंशिया होगा। अब इसको डायग्नोस कैसे करेंगे हम? एंटीनेटल फीटल अल्ट्रासाउंड एज अर्ली एज 14 वीक्स। 14 वीक्स से पहले पहले हम हाइड्रोसेफेलिक फीटस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन्फेंसी बेस्ड ऑन हेड सर्कमफेरेंस क्रॉस 1 or more ग्रिड लाइन्स ऑन द इन्फेंट growth chart within a 4 week period and there are progressive neuroscience। अब इसमें हेड सर्कमफेरेंस जो होता है वो एज के अकॉर्डिंग जेंडर वाइज फिक्स होता है। हम उस नॉर्मल के साथ जब कंपेयर करेंगे तो हमें कुछ ग्रिड्स जो है वो ज़्यादा मिलेगा हाइड्रोसेफेलिक बेबी का हेड सर्कमफेरेंस। आगे हम ग्राफ में भी देख लेते हैं इस चीज़ को। CT एंड MRI भी करवा सकते हैं ताकि हम जो साइट है उसको लोकलाइज कर सकें, और अगर लार्ज वेंट्रिकल है तो उसको भी देख सके। ये वही चीज़ है हेड सर्कमफेरेंस जो एज के अकॉर्डिंग होता है बर्थ से लेकर 36 वीक्स तक। ये नॉर्मल चार्ट है, हमारे पास नॉर्मल रीडिंग है। अब जो हेड्रोसेफेलिक बेबी का हेड सर्कमफेरेंस होगा उसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ। How can physiotherapy help after hydrocephalus? Excessive pressure on the brain can result in physical problems in babies or children। जैसे हमने देखा भी था, बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा था, कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब थी, फीडिंग डिफ़िकल्टी आ रही थी। तो ये सारे क्या हैं? फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो मेजर रोल इसमें फिजियोथेरेपी का ही होता है। Are the children which may affect their physical development, achievement of the milestones, balance, coordination, and mobility? Our team of specialist pediatric physiotherapists can provide treatment of a child's physical problems in order to maximize their potential and quality of life. Aims of treatment will vary according to the child's needs and age, may include promoting achievement of the physical milestone जैसे सिटिंग है, स्टैंडिंग है या फिर क्रॉलिंग। मैक्सिमाइजिंग इंडिपेंडेंसी इन मोबिलिटी, उसकी मोबिलिटी को इन्हांस करना है हमने। एक्सरसाइजेज टू इम्प्रूव बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, एक्सरसाइजेज टू स्ट्रेच और स्ट्रेंथ टाइट और वीक मसल्स। अगर टाइट हैं तो स्ट्रेच करेंगे, अगर वीक हैं तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज कराएंगे। इम्प्रूविंग कॉन्फिडेंस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, इम्प्रूविंग टॉलरेंस एंड स्टेमिना। Evaluation है physical therapy is an integral part of the hydrocephalus multidisciplinary team. The physical therapist performs testing of function, balance, and gait disturbance typical of a patient with hydrocephalus. Physical therapy का treatment है। अब physical therapy will address common secondary difficulties associated with hydrocephalus such as strengthening, stretching, neuromuscular re-education, balance training, development of gross motor skills like walking, and increase independence with functional daily tasks. Specific treatment procedures are numerous. Functional training for the activities of daily living, therapeutic exercises, manual techniques such as mobilization and stretching, and therapeutic modalities। ये हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट मोडेलिटीज़ यूज़ करते हैं अपने गोल्स, अपने एम्स को अचीव करने के लिए। हायर लेवल लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू द प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय द चाइल्ड रादर देन बाय द therapist. Hands-on facilitation emphasis has also been placed on the importance of family-centered care, transdisciplinary services, and treatment in natural environment। इसमें मोस्टली जो 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 प्रॉब्लम्स होती हैं जिस बच्चे को होंगे या फिर किसी एडल्ट को हो सकते हैं, एडोलिसेंट को हो सकते हैं, हम उन्हीं के प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग जो है अपना प्लान ऑफ केयर डिज़ाइन करते हैं और फिर अपने एम्स और गोल सेट करके उनको अचीव करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट है फिजियोथेरेपी के अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है सर्जिकल मैनेजमेंट। हाइड्रोसेफलस इज मोस्ट ऑफन ट्रीटेड बाय सर्जिकली इंसर्टिंग अ शंट। दिस सिस्टम diverts the flow of CSF from CNS to an other area of the body
where it can be absorbed as a part of the normal circulatory process। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, या तो हम डायरेक्टली इसे पेरिटोनियम में लेके जाते हैं, ड्रेन आउट कर रहे होते हैं, या फिर किसी भी हार्ट चैम्बर में कर सकते हैं, मोस्टली एट्रिया में कर रहे होते हैं। अच्छा, अ शंट इज़ अ फ्लेक्सिबल बट स्टडी प्लास्टिक ट्यूब, वेल डिज़ाइंड प्लास्टिक ट्यूब होती है शंट। शंट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ शंट। अब इसके अंदर क्या होगा, शंट है, कैथीटर है और वेल्व है। वन एंड ऑफ द कैथेटर इज प्लेस्ड विद इन द वेंट्रिकल इनसाइड द ब्रेन इन द सीएस। अच्छा, इसमें जो एक एंड होता है कैथेटर का, वो हम सीएसएफ के अंदर प्लेस करेंगे, वेंट्रिकल के अंदर, और जो दूसरा एंड होता है उसको हम प्लेस करते हैं एब्डोमिनल कैविटी में। कि या सेकंड ऑप्शन हमारे पास वही हार्ट चैम्बर्स भी हो सकता है, या फिर एरियाज अराउंड द लंग्स भी हो सकते हैं, जहाँ पे ये सीएसएफ एब्जॉर्ब हो सकता है इजीली। और सेकंड पार्ट जो इसका है वो कैथेटर होता है, वेल्व होता है। वेल्व की वजह से जो वन वे फ्लो होता है वो पॉसिबल हो सकता है, और सेकंड चीज़ हम रेगुलेट भी कर सकते हैं सीएसएफ की फ्लो को इस वेल्व के थ्रू। प्रोग्नोसिस है, प्रोग्नोसिस फॉर द इंडिविजुअल diagnosed with hydrocephalus is difficult to predict, although there is some correlation between the specific cause of hydrocephalus and the outcomes. Prognosis is further complicated by the presence of associated disorders, the timeliness of diagnosis, and success of the treatment. The degree to which relief of CSF pressure following shunt surgery can minimize or reverse damage to brain is not well understood. अब ये वही हमारे पास प्रोसीजर है जिसमें हमने शंट पास किया हुआ है। कैथेटर हम दे सकते हैं, ये वेंट्रिकल के अंदर है, और ये वेल्व है ब्रेन से बाहर, इसके थ्रू हम वन वे फ्लो को पॉसिबल करते हैं और सीएसएफ के फ्लो को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और फर्स्ट ऑप्शन इसका ये जो डॉटेड लाइन के साथ हम नज़र आ रहा है, इसमें हम हार्ट तक भी लेके जा सकते हैं इस शंट को, या फिर सेकेंड ऑप्शन क्या है, पेरिटोनियम तक लेके जा सकते हैं। ये वही चीज़ है हमारे पास एंडोस्कोपिक वेंट्रिकुलोस्टोमी, ये पूरा वेंट्रिकल इसमें हम रिमूव कर देते हैं। और इसमें होता क्या है, हमने पढ़ा था ना कि जो EVS है वो हमारे पास ऑप्शन होता है ऑब्स्ट्रक्शन के लिए। आप इसमें हम देख सकते हैं कि जो बॉक्स बना हुआ, रेक्टेंगल बना हुआ, इसके अंदर एक सिस्ट बनी हुई है रेड कलर की, और सिस्ट की वजह से CSF की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। तो इसका बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होगा, एंडोस्कोपिक वेंट्रिकुलोस्टोमी। और ये वही डिफरेंट स्टेप्स हैं हमारे पास। सबसे पहले तो हमने इंसिजन देना है स्कैल्प पे, फिर स्कैल्प के बाद स्कल हो जाएगी, तो स्कल पे हमने बर होल बनाना है ताकि हम कैथेटर पास कर सके। अब ये बर होल हो चुका है, तो इसमें थर्ड पिक्चर में हम देख सकते हैं कैथेटर पास कर रही हैं वेंट्रिकल के अंदर। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मॉनिटरिंग है प्रेशर की, वो भी हम साथ साथ रखते हैं, इंट्राक्रेनियल प्रेशर मॉनिटर, कि CSF नॉर्मल हुआ है या नहीं, मतलब हमारा जो शंट है वो ठीक प्लेस हुआ है या नहीं, वो हम मॉनिटर करेंगे CSF के प्रेशर को देखते हुए। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।